where every cell tells a story. I am Farid, your own embryologist. हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सीमेन एनालिसिस की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। मेजरली ये एक रिपोर्ट है जो कि अभी डिस्प्ले कर देंगे हम इस पे, और इस पे जो पॉइंट्स जैसे जैसे आप हाईलाइट करेंगे वन बाय वन वो पॉइंट्स वैसे वैसे हम लोगों को रिपोर्टिंग के टाइम पे कंसिडर करते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने इसको क्या नाम है में ब्लैक किया हुआ है जिस एरिया को, वो है एक UHID का पोर्शन जिसे MR नंबर के नाम से मेंशन किया गया है। इसमें देन हमारा आता है पेशेंट नेम, उसमें पहले आएगा हस्बैंड नेम एज इज इट विजिबल कि हस्बैंड नेम आएगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हस्बैंड नेम आएगा, हस्बैंड नेम के नीचे वाइफ नेम आएगा, फिर आएगी एज। एज सेम हस्बैंड पेशेंट की और वाइफ पेशेंट की जो एज है वो एज मेंटेन करी जाएगी। देन रेफर बाय पर्टिकुलर डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर का रेफरेंस है, जिस भी डॉक्टर ने सीमेन एनालिसिस के पेशेंट को काउंसिल किया उसका नाम होगा। यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिक डेटा। बेसिक डेटा वाले पोर्शन में क्या आएगा हमारा, ये बेसिक डेटा वाले पोर्शन में क्या आएगा। बेसिक डेटा का आता है हमारा एजैकुलेटरी एब्सटिनेंस पीरियड। तो बेसिकली एब्सटिनेंस पीरियड वो पीरियड होता है जो एक एजैकुलेशन से दूसरे एजैकुलेशन के बीच का पेशेंट का गैप होता है। यूजुअली WHO के अकॉर्डिंग 2 to 5 days must be a abstinence period for a perfect semen analysis. Minimum 2 days, maximum 5 to 7 days. ठीक है। देन हम भी पेशेंट को काउंसिल करेंगे, उससे पूछेंगे कि आपका लास्ट एजैकुलेशन कब था, आपका इंटरकोर्स या आपका क्या नाम है, उसको हिंदी में आप एड्रेस करते हुए बोल सकते हैं वाइफ के साथ संबंध बनाए हुए कितना टाइम हो गया। इंग्लिश में आप एड्रेस करते हुए बोल सकते हैं कि लास्ट एजैकुलेशन के कितना टाइम हो गया। तो वो डेज के टर्म्स में आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, और फिर उसको पेशेंट अगर बताता है आवर्स में कि इतने आवर्स में, तो उसको एक दिन के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो वहाँ पे आप कलेक्शन के लिए पेशेंट को इनएलिजिबल घोषित कर देंगे, मतलब पेशेंट सीमा एनालिसिस के लिए सीमा देने के लिए अभी प्रॉपर WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं कर रहा है। देन आता है हमारा एब्सटिनेंस पीरियड क्लियर करने के बाद, लाइक 2, 3, 4, 5 ऐसे एब्सटिनेंस पीरियड हो गया। तो वो क्लियर करके जैसे कि हमने मेंशन करा है यहाँ पे 3 एब्सटिनेंस पीरियड। देन हमारा प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब हॉस्पिटल अथॉरिटी का नाम या हॉस्पिटल का नाम या वो लोकेशन। यहाँ पे ऑफ साइट ऑन साइट 2 पॉइंट आ जाते हैं। ऑफ साइट कलेक्शन मतलब पेशेंट ने जो है होम कलेक्शन दिया है, पेशेंट सिंपल सैंपल घर से लेकर के आया है। और ऑन साइट कलेक्शन मतलब उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल या सेंटर में पेशेंट ने कलेक्शन सीमेन सैंपल दिया, ठीक है। देन मेथड ऑफ कलेक्शन। तो मेथड ऑफ कलेक्शन डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे इजैकुलेशन हो जाएगा हमारा मेथड ऑफ कलेक्शन। उसके बाद हमारा आता है कलेक्शन टाइम। तो कलेक्शन टाइम बेसिकली रिफर्स टू दैट टाइम जिस टाइम पे सैंपल कलेक्टेड हुआ है, मतलब पेशेंट आपको कंटेनर ला के जिस टाइम दे रहा है, दैट विल बी एड्रेस्ड एज द कलेक्टेड टाइम। और अगर वही ऑफ साइड कलेक्शन है तो ऑफ साइड कलेक्शन में आप जब इस चीज को प्रॉपर मेंशन करेंगे कि ऑफ साइड कलेक्शन है या होम कलेक्शन है, उस केस में ये चीज क्लियर रहेगी कि पेशेंट की तरफ से भी टाइम गैप हो सकता है। इसलिए हम ऑफ साइड कलेक्शन वहां पे मेंशन करेंगे। उससे ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई पेशेंट इस पर्टिकुलर टाइम पे लेकर के आया है, हो सकता हो उसने एजैकुलेट इससे पहले किया, ठीक है। देन आफ्टर हमारा आ जाता है एग्जामिनेशन टाइम। एग्जामिनेशन टाइम नाम ला रही हूँ, कौन था प्रगति, तो नाम ला रहे हैं शायद, एक मिनट उसको पॉज कर दें। तो एग्जामिनेशन टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जिस टाइम से हम सीमेन एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सीमेन एनालिसिस कोई 10-15 मिनट की प्रोसीजर नहीं है। इस पर्टिकुलर कंप्लीट एनालिसिस को कंप्लीट करने में 1.5 आवर अप्रोक्सीमेट लगता है। तो एग्जामिनेशन टाइम मतलब जिस टाइम से हमने सीमेन एनालिसिस करें। अब जो हमारा कलेक्शन टाइम और एग्जामिनेशन टाइम होना चाहिए उसके बीच में मिनिमम हाफ एन आवर या 30 मिनट से 1 आवर का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? रीजन ये होता है हमारा लिक्विफेक्शन टाइम। भाई आपने सीमेन कलेक्शन किया, आपने उसको इंक्यूबेट किया, 37 डिग्री सेल्सियस से वो सैंपल रखा हुआ है, तो क्या होगा एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम सीमेन सैंपल लिक्विफाइड होगा। तो हमारा ये जो कलेक्शन टाइम है और एग्जामिनेशन टाइम है दैट मस्ट बी एट लीस्ट हाफ टू 1 आवर इन डिफरेंस। देन हमारा आता है पैरामीटर्स। तो ये हो गया बेसिक डेटा। बेसिक डेटा के बाद हम क्या कंसीडर करते हुए चलेंगे, हमारा आ जाएगा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स में 2 तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक।
जब हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की बात करते हैं तो वहां पे हमारा क्या क्या आ जाता है, ऑल द पैरामीटर्स दैट आर विजिबल बाय द नेकेड आई, ऑल नोन एज मैक्रोस्कोपिक। देन मैक्रोस्कोपिक में आ जाएगा वॉल्यूम, पीएच, विस्कोसिटी और लिक्विफैक्शन टाइम। अब जो लिक्विफैक्शन टाइम सैंपल कलेक्शन से लेकर के सैंपल एनालिसिस के बीच का था, वही टाइम हमारा लिक्विफैक्शन टाइम होगा। अगर लिक्विफैक्शन टाइम मोर देन दैट है तो वो सैंपल हाईली विस्कस के अंदर काउंट होगा, मतलब सैंपल की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होगी। सो रिपोर्टिंग पे वापस आते हैं। वॉल्यूम हम मेंशन कर दिया है हमने 3.5, वॉल्यूम शुड बी 1.4 to 6 ml, लेस देन 1.4 will be considered as hypothermia and more than 6 will be considered as, ठीक है। देन हमारा आ जाता है लिक्विफैक्शन टाइम, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लिक्विफैक्शन टाइम, इट शुड बी एटलीस्ट 30 मिनट्स, ठीक है। देन हमारा आता है कलर। कलर हमारा ग्रे ओपेरेसेंट होता है, ये भी एक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, हम इसको लेकर ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। देन पीएच हम ऑब्जर्व करेंगे। देन विस्कोसिटी, अगेन विस्कोसिटी इस पेशेंट की नॉर्मल है क्योंकि इसका पर्टिकुलर टाइम के अंदर लिक्विफाई हो गया था सैंपल। अगर नहीं होगा तो वो क्या, A1 आर से ऊपर अगर विस्कस रहता है सैंपल तो वो क्या रहेगा, हाईली विस्कस। उसको एड्रेस करेंगे यहाँ पे हम लोग हाईली विस्कस। पीएच एल्कलाइन रहेगा नॉर्मल, अगर हमारे पीएच मीटर में वो रीडिंग वेरी करती है एल्कलाइन के अलावा तो हम उसे हाईली एल्कलाइन या एसिडिक इन नेचर भी रिपोर्ट करेंगे, वो कि यूजुअली नहीं होता है। देन हमारा आता है माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। तो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स जितने भी होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं टू बी कंसिडर्ड फॉर द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि पेशेंट आगे किस प्रोसीजर के थ्रू जाएगा। अब मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स में ऑब्वियसली जैसे हमें पता है काउंट आ गया, मोर्टेलिटी आ गई, मोर्फोलॉजी आ गई, वाइटलिटी आ गई, फिर हमारे एग्लूटिनेशन आ गया, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें पल्स सेल्स की प्रेजेंस, आरबीसी प्रेजेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काउंट से। काउंट हमें पता है ये 16 मिलियन होना चाहिए, उससे लेस देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज ऑलिगोज़ोस्पर्मिया, यहाँ पे हम ज़ो ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है काउंट के बाद नॉर्मल स्पर्म नंबर। अब नॉर्मल स्पर्म नंबर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्पर्म या टोटल काउंट। तो अब हम जो काउंट ऑब्जर्व करते हैं वो पर एमएल के हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं। पर एमएल हमारा जो है 16 मिलियन काउंट होना चाहिए। अब जब हमारा वॉल्यूम 2 ml है, 3 ml, तो टोटल स्पर्म नंबर काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देयर इज टू टर्म्स, एक हो गया काउंट जो कि पर एमएल में कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एक हो गया टोटल स्पर्म नंबर जो कि कलेक्टिव काउंट होगा ऑफ होल सीमेन, जो कि इंटायर इनटेक किया गया है कलेक्शन कंटेनर के अंदर, उसको कहा जाएगा टोटल स्पर्म नंबर। उसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पोर्शन पे, जो कि है मोर्टेलिटी। अब मोर्टेलिटी को कंफ्यूजन क्रिएट मोर्टेलिटी में ज्यादा होता है, रीजन मोर्टेलिटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सिमिलर टू समहाउ मॉर्फोलॉजी। अब इसमें क्या है, इसमें हमें समझना होता है प्रोग्रेसिव, रैपिड प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव और इमोटाइल। अब प्रोग्रेसिव, रैपिड प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव, ये तीनों को मिला करके, शायद नॉन प्रोग्रेसिव से पहले नहीं बोला था हमने ना, रैपिड प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, इमोटाइल। रैपिड प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके द परसेंटेज शुड बी मोर देन 42, और यही मेन पोर्शन होता है जो हमारा मोर्टेलिटी को डिसाइड करता है। लेस देन दैट विल बी एड्रेस्ड एज लेस देन दैट विल बी एड्रेस्ड एज एस्थेनो। और अगर वहीं पे हम इन दोनों को देखा जाए, अब WHO ने इसको और स्पेसिफाई कर दिया, रैपिड प्रोग्रेसिव और स्लो प्रोग्रेसिव शुड बी मोर देन 30। तो अब इन दोनों, इन तीनों का सम हमारा 42 होना चाहिए, और अगर हमें और स्पेसिफिक वे में देखना है तो इन दोनों का सम हमारा मोर देन 30 होना चाहिए। देन हमारा हो जाएगा नॉन मोटाइल या इमोटाइल स्पर्म सेल्स, जो कि मूव नहीं कर रहे हैं हमारे मेथड चैम्बर में। देन वायबिलिटी, यूजुअली क्या होता है, तो एक ओवरव्यू के टर्म्स में देखा जाए तो वायबिलिटी को हम एड्रेस करते हैं ऑलवेज मोर देन मोटिलिटी। मोटिलिटी जितनी है वायबिलिटी वो उतनी या तो उससे ज्यादा होगी। रीजन बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई स्पर्म वायबिलिटी का टेस्ट होता है, कौन से स्पर्म सेल्स अलाइव है, कौन से डेड है, ये चेक करने के लिए हम उसमें स्टेन करते हैं, पिंक और व्हाइट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। रीजन यहाँ पे ये आता है इन दोनों के बीच कि जब मोटाइल है स्पर्म तो ऑब्वियसली इट विल बी अलाइव, और अगर वो मोटाइल नहीं है तो मतलब वो डेड भी हो सकता है, अलाइव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है डेड ही होगा। अब मोटिलिटी जितनी है उतनी तो हमारी वायबिलिटी होगी,
फिर वायबिलिटी यूजुअली उसके ऊपर ही जाएगी। तो जब हम वायबिलिटी को टेस्ट करें तो हम वहीं से एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर वो मोर देन मॉडरेट है तो वो करेक्ट टेस्ट जा रहा है हमारा। देन आता है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पोर्शन इन द entire process of semen analysis. Reason: morphology will decide the blast rate, morphology will decide the fertilization rate, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म का काउंट ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ ने बहुत ही कम डिसाइड किया है, बहुत ही कम रिकमेंड किया है, जो कि 4% है। तो नॉर्मल स्पर्म सेल्स हमारे जब 4% होते हैं, इसका मतलब उनको फिगर आउट करना हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, चाहे वो एक्सी का प्रोसेस हो, चाहे वो आईवीएफ का। अब उसमें क्या होता है, हम उसको फिर फर्दर डिवाइड करते हैं आगे के डिफेक्ट्स में। स्पर्म का हेड होता है, मिड पीस होता है, देन टेल होता है एज ए स्ट्रक्चर। तो हम उसी को डिफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। हम पहले टेल में ऑब्जर्व करते हैं डिफेक्ट, फिर हम समझते हैं उसके टेल में भी अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, जिसका हम लोग सेपरेट क्लास में डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग मिड पीस पे आते हैं, मिड पीस के डिफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। देन हम लोग आते हैं हेड के डिफेक्ट को ऑब्जर्व करने वाले। यूजुअली टर्म्स में हेड डिफेक्ट ही ज्यादा होते हैं, मगर अगर हम प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं जाएंगे तो फिर हम इस हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या ही पहले से ज्यादा है, क्या ही पहले से कम है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही इसको ऑब्जर्व करना है। ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग। देन हम देखते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब जब आप ऑब्जर्व करो स्लाइड या मैकुलर चैम्बर के अंदर, तो बहुत से स्पर्म सेल्स आपस में एक क्लस्टर टाइप का फॉर्म कर लेते हैं, बहुत क्लब्ड होते हैं आपस में। वो जो होता है वो एग्लूटिनेशन फॉर्म करता है। अब वो एग्लूटिनेशन एड्रेस करा जाता है प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस में। प्लस इज ओके, लेस एग्लूटिनेशन, डबल प्लस इज मॉडरेट एंड ट्रिपल प्लस इज हाईली एग्लूटिनेटेड स्पर्म या सीमेन काउंट करा जाएगा। हाईली एग्लूटिनेटेड सीमेन सैंपल के अंदर वो काउंट करा जाएगा। देन फर्स्ट सेल्स जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूटीसी, दैट शुड बी राउंड सेल्स, जो कि हमारा होता है ब्राउन राउंड सेल्स हमारे विजिबल्स होते हैं मैकुलर्स में। तो वो दैट शुड बी लेस देन 1 ml। अब लेस देन 1 मिलियन पर ml होना चाहिए। अब उसको हम जब मैकुलर्स में ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक जब सिंपल सी स्लाइड देख रहे हैं, एक ग्रिड देख रहे हैं, रो देख रहे हैं मैकुलर्स में, तो अगर आपको एक रो में एक दिख रहा है, पूरी रो में मतलब 10 ग्रिड्स, तो ओके। अगर एक से ज्यादा दिख रहे हैं तो फिर आप क्या करें, दूसरी ग्रिड ऑब्जर्व करें, और दूसरी छोड़ के या तो तीसरी ग्रिड ऑब्जर्व करें। जब आप तीसरी होल कॉलम ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली क्या कॉलम क्या रो कहेंगे उसे, जब तीसरी होल रो ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा सेल्स कितने ज्यादा हैं, क्योंकि वो डिस्पर्स हो जाएंगे। जब राउंड सेल्स हमको किसी पोर्शन में ज्यादा दिख रहे हैं तो मतलब मोर देन 1 दिख रहे हैं हमको एक ग्रिड में, 2 ग्रिड में 2 से ज्यादा, 4-5 दिख रहे हैं, फिर 3 ग्रिड का एवरेज हमने मिलाया तो एक एक पूरी रो में जब हमने एवरेज मिला के देखा तो हमें समझ में आया कि एक रो में 1 मिलियन से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा दिख रहे हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या देंगे, पल्सेस को मोर देन 1 मिलियन। देन डेब्रिस अगर हमें मिलती है, डेब्रिस ऑब्जर्व होती है तो उसको रिपोर्ट करेंगे सैंपल में। देन हम अगर कोई और सेल्स ऑब्जर्व करते हैं, कुछ और भी ऑब्जर्व करते हैं तो अदर्स में काउंट हो जाएगा। कई बार कुछ बैक्टीरिया और कुछ और भी ऑब्जर्वेशन में आ जाता है डेब्रिस अलग तरह की, तो वो अदर्स में चला जाएगा। और उसके बाद फिर फ्रक्टोज टेस्ट है। फ्रक्टोज टेस्ट को कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, बेसिकली फ्रक्टोज टेस्ट के ऊपर हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। पर फ्रक्टोज टेस्ट एज जो स्प्रिंग के केस में लगाया जाता है, यहाँ पे हम आपको ओवरव्यू बस इतना दे सकते हैं। ये हो गया हमारी कंप्लीट सीमा एनालिसिस। सीमा एनालिसिस की जो सीमेनोलॉजिकल डायग्नोसिस होती है, इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।